वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 298 पर देखिए 298। किंच प्रयाजादो अंगत्व विचार स प्रयोजन। ठीक है जी। तो बात यह चल रही है, साक्षात्कार के लिए, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार के लिए साक्षात कारण, मुख्य कारण श्रवण है और उस श्रवण के अंग है मनन निधिध्यासन। ये विवरणकार का कहना है। अब वो मनन निधिध्यासन अंग तो है कि किस प्रकार के अंग है, ये चर्चा चालू हुई थी। क्योंकि अंग के दो प्रकार होते हैं, एक होता है तारतीय शेष रूप अंग और एक सहकारी अंग। ठीक है। और दूसरे रूप से आराध उपकारक, सन्निपत्य उपकारक ये भी बोला जाता है। तो आराध उपकार के रूप में अंग है, तारतीय शेष रूप अंग नहीं है। कैसे नहीं है, क्यों नहीं है, इस बात की चर्चा कल हुई। क्योंकि तारतीय शेष रूप अंग वो होता है कि जिसके लिए श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान है कि नहीं, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या, इन प्रमाणों से, प्रमाण के द्वारा जब अंगांगी भाव का बोध होता है तो वो कहा जाता है तारतीय शेष रूप अंग। तो वैसा अंग नहीं है, ये बात कह दी। अब आगे चलिए। तो जो दर्श पूर्णमास के लिए प्रयाज आदि अंग है वो तारतीय शेष रूप अंग है और उन प्रयाज आदियों में अंगत्व का विचार करना, ये तारतीय शेष रूप अंग, इस प्रकार का विचार करना सप्रयोजन है, उसका फल है। अतः उसके लिए वो विचार करना ठीक है। किंतु उस प्रकार श्रवण में भी, श्रवण के लिए जो अंग मनन निधिध्यासन, उसमें तारतीय शेषत्व रूप अंग को सिद्ध करने का कोई प्रयोजन नहीं है कि नहीं। अब कोई प्रयोजन कैसा नहीं है, इस बात को समझने के पहले दर्श पूर्णमास याग के लिए अंग जो प्रयाज आदि है वे तारतीय शेष रूप अंग है, इस बात को सिद्ध करने का प्रयोजन होता है। वो कैसे होता है उसको पहले समझ लेंगे। तो वही पंक्ति दे रहे, किंच प्रयाजादो अंगत्व विचार स प्रयोजन। ठीक है जी। प्रयाजादियों में अंगत्व का विचार, कौन सा विचार, तारतीय अंगत्व रूप विचार, वो तो सप्रयोजन है, फल वाला है। कैसा फल है वो दे रहे आगे। पूर्व पक्षे विकृतिषु न प्रयाजादि अनुष्ठानम सिद्धांते तो तत्रापि अनुष्ठानम इति। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई। सिद्धांत और पूर्व पक्ष। सिद्धांत मतलब मीमांसक सिद्धांत, मीमांसा, और पूर्व पक्ष मतलब पूर्व पक्षी। तो पूर्व पक्षी जो होते हैं वे कहते हैं कि दर्श पूर्णमास याग के लिए प्रयाज आदि अंग है नहीं। ठीक है। अब है नहीं है तो क्या लाभ होगा उनको, क्या, तो कहते याग होते दो प्रकार के, एक होता है प्रकृति याग, एक होता है विकृति याग। क्या क्या, प्रकृति याग, विकृति याग। ठीक है ना। प्रकृति याग कौन होता है और विकृति याग कौन होता है जी। तो प्रकृति याग वो होता है कि जिसमें समग्र अंगों का उपदेश किया रहता है, उसको कहते हैं क्या, प्रकृति याग। ठीक है ना, जिसमें सभी अंगों का उपदेश है। और विकृति याग जो होता है उसमें सभी अंगों का उपदेश नहीं रहता है, किंतु एक वाक्य ऐसा आ जाता है कि प्रकृतिवत विकृति करता हुआ, प्रकृति की तरह विकृति करो, और आपसे आप वो प्रकृति के अंग विकृति में आ जाते हैं। ठीक है ना। तो ये जो पद आया है ना, पूर्व पक्षे प्रकृतिषु न प्रयाजादि अनुष्ठानम, मिला। तो पूर्व पक्षे क्या, हाँ, पूर्व पक्षे विकृतिषु न प्रयाजादि अनुष्ठानम, ये वाक्य है। तो पूर्व पक्षे का अर्थ लिखिए, पूर्व पक्ष के ऊपर प्रयाजादीनाम
दर्श पौर्णमास अंगत्वा भाव पक्षे, दर्श पौर्णमास अंगत्वा भाव पक्षे, ठीक है। चलो भाई, प्रयाजादिक दर्श पूर्णमास के अंग जो लोग मानते हैं नहीं है, अंगत्वाभाव पक्ष में क्या विकृतिशु। अभी विकृति कौन, तो विकृतिशु इसके ऊपर लिखिए दर्श पौर्णमास, दर्श पौर्णमास विकृति, विकृतिशु, दर्श पौर्णमास विकृतिशु, सौर्य यागादिशु, सौर्य यागादिशु, ठीक है। दर्श पूर्णमास एक याग है, वो प्रकृति याग है, और उसकी विकृति याग है सौर्य याग। दर्श पूर्णमास याग प्रकृति याग, और उसका विकृति याग सौर्य याग। अब सौर्य याग का जब अनुष्ठान करना रहेगा ना, तब पूर्व पक्षी उसमें प्रयाजादिकों का अनुष्ठान नहीं करेगा, क्योंकि प्रयाज आदि जो है वो दर्श पूर्णमास की अंग मानता नहीं है। कौन, पूर्व पक्षी। अतः उन प्रयाजादिकों का अनुष्ठान विकृति याग में करने का प्रश्न उसको उठता नहीं है, ठीक है। तो पूर्व पक्ष विकृतिषु न प्रयाजादि अनुष्ठान, मिल गया इतना। अब उसके पहले थोड़ा सा प्रकृति विकृति क्या चीज है, प्रकृति याग विकृति याग, उसको थोड़ा लिख लीजिए छोटे शब्दों में। लिखिए विकृति याग, विकृति बराबर नंबर 1, यत्र न समग्र अंगोपदेशः, यत्र न समग्र अंगोपदेशः सा विकृति, सा विकृति। नंबर 2, यत्र, उसी का लक्षण दूसरा, यत्र अतिदेशात, अतिदेशात अंगत्व प्राप्ति, अंगत्व प्राप्ति सा विकृति, सा विकृति, ठीक है जी। ये विकृति याग के 2 लक्षण हैं कि जिसमें, जिस याग में समस्त अंगों का उपदेश नहीं है उसको कहते हैं क्या, विकृति याग। क्यों, आतिदेश वाक्य से जिसमें अंग प्राप्त हो जाते हैं उसको कहते हैं क्या, विकृति याग, विकृति याग। आतिदेश वाक्य मतलब कौन सा, प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्य, इस प्रकार का आतिदेश वाक्य, ठीक है। अब प्रकृति याग को लिखिए, प्रकृति याग, यत्र समग्र अंगोपदेशः सा प्रकृति, यत्र समग्र अंगोपदेशः सा प्रकृति। जिसमें सभी अंगों का उपदेश होता है उसको कहते हैं क्या, प्रकृति, प्रकृति याग हो गया। आइए नीचे मूल में, तो पूर्व पक्षे विकृतिषु न प्रयाजादि अनुष्ठानम, लगा इतना। सिद्धांते तो तत्रापि तद अनुष्ठानम, किंतु सिद्धांत मत में तो तत्रापि तद अनुष्ठानम, तत्रापि विकृति यागेपि तद अनुष्ठानम प्रयाजादि अनुष्ठानम, ठीक है। तो इस पर लिखिए एक पंक्ति सिद्धांत इसके ऊपर, सिद्धांते बराबर, सिद्धांते बराबर प्रयाजादीनाम, प्रयाजादीनाम दर्श पौर्णमास अंगत्व पक्षे, दर्श पौर्णमास अंगत्व पक्षे,
हो गया। फिर आगे आया है मूल में तत्रापि, तत्रापि का अर्थ लिखिए, तत्रापि बराबर विकृतिषु अपि, विकृतिषु अपि। फिर आगे आया है शब्द मूल में तद अनुष्ठानम बराबर प्रयाजादि अनुष्ठानम, प्रयाजादि अनुष्ठानम भवति इत्यर्थः। अर्धविराम। प्रकृतिवत् विकृति कर्तव्या, प्रकृतिवत् विकृति कर्तव्या इति न्यायात्, इति न्यायात् इति भावः। हो गया ना। देखो यार, तो सिद्धांत में तो, सिद्धांत का मतलब कौन, कि जो लोग प्रयाज आदि को दर्श पौर्णमास का अंग मानते हैं, उनके मत में, मीमांसक मत में तो तत्रापि विकृति याग में भी तद अनुष्ठान, प्रयाज आदि का अनुष्ठान किया जाता है। क्यों? प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या। अतः सिद्धांत बात को, सिद्धांतियों को विकृति याग में प्रयाज आदि का अनुष्ठान करना है। वो अनुष्ठान तब कर पाएंगे विकृति याग में जब वे प्रकृति के अंग रहेंगे। किसके अंग रहेंगे? प्रकृति याग के, दर्श पूर्णमास के अंग रहेंगे। प्रकृति के अंग नहीं मानेंगे तो विकृति याग में उनका अनुष्ठान नहीं हो पाएगा, जबकि विकृति याग में अनुष्ठान करना है। अतः उन प्रयाजादियों में अंगत्व को सिद्ध करना पड़ता है, अतः उसका विचार किया जाता है। इसलिए पहले वाक्य आया था किंच प्रयाजादो अंगत्व विचार सप्रयोजन। क्या प्रयोजन है? कि विकृति याग में उनका अनुष्ठान करना है, यही प्रयोजन है। लग गया इतना? चलिए, तो ये बात हो गई। पूर्व पक्षे विकृतिषु न प्रयाजादि अनुष्ठानम सिद्धांते तो तत्रापि तद अनुष्ठानम इति। हो गया। अब आगे चलिए, प्रकृतेतु। अब प्रकृत प्रसंग में आ रहे हैं। तो प्रकृतेतु, प्रकृतेतु मतलब कहा भाई, तो उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरणिका के रूप में, प्रकृति के पूर्व में ननु एवं, ननु एवं मननादेः अंगत्व विचारः, मननादेः अंगत्व विचारः अपि सफलः स्यात्, सफलः स्यात्। अर्धविराम। न इति आह, न इति आह प्रकृते इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। कोई पूर्व पक्षी बोलेगा कि जैसे प्रयाजादियों में अंगत्व का विचार करना सब प्रयोजन है, फल है, उस प्रकार मननादे अंगत्व विचार अपनी सफल स्यात्, मननादिक में भी अंगत्व का विचार करना सफल मान लो। अर्थात क्या? कि श्रवण के अंग मननादि है, ऐसा विचार करेंगे तो उनका भी अनुष्ठान कई एखादे विकृति आदमी हो जाएगा। फिर ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। किंतु उसका उत्तर दे रहे न इत्याह। अर्थात मननादिक में अंगत्व का, तारतीय शेषत्व रूप अंगत्व का विचार करना कोई काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? वो दे रहे मूल पंक्ति में, प्रकृते तो श्रवणम न कस्यचित प्रकृति येन मनन निधिध्यासनयोः तत्रापि अनुष्ठानम अंगत्व विचार फलम भवेत्। देखो भाई ध्यान दीजिए, तो प्रयाजादि में अंगत्व का विचार करना क्या है? सफल है। क्यों? प्रयाजादिक जिसके अंग है, किसके? दर्श पौर्णमास याग के, और उसका एक विकृति याग है सौर्य याग, उसमें उसका अनुष्ठान करना है प्रयाजादिकों का, है कि नहीं? इसीलिए दर्श पूर्णमास के याग, दर्श पूर्णमास जो याग है उसके अंग प्रयाजादि है, ये विचार करना ठीक है। उस प्रकार श्रवण के अंग मनन निधिध्यासन है, तारतीय शेष रूप अंग है, इस प्रकार का विचार करना
कब सफल होगा? जब श्रवण का भी कोई विकृति याग रहेगा। श्रवण का भी क्या चाहिए फिर? विकृति याग। जैसे दर्श पूर्णमास का विकृति याग है सौर्य याग, उस प्रकार श्रवण का यदि विकृति याग रहता कोई, तो फिर वहां पर अनुष्ठान करना है हमको मनन निध्यासन का। अतः मनन निध्यासन श्रवण के तारती शेष रूप अंग है, ऐसा विचार करना सफल हो जाएगा। कब? श्रवण का कोई विकृति याग रहेगा तब। किंतु बात यह है कि श्रवण का कोई विकृति याग है नहीं है कि जिसमें इसका अनुष्ठान करना है। अतः श्रवण के अंग मनन निधिध्यासन है, यह विचार करना कोई प्रयोजन वाला नहीं है। लग गया पंक्ति? देखो, प्रकृति तो श्रवणम न कस्यचित् प्रकृति। श्रवण किसी की भी प्रकृति नहीं है। यदि श्रवण प्रकृति रहेगा किसी की, तब उस श्रवण रूप प्रकृति की अमुक विकृति बोल पाएंगे, है कि नहीं? दर्श पूर्णमास या प्रकृति है कि नहीं? प्रकृति क्यों है? उसकी विकृति है, इसलिए उस विकृति की प्रकृति है कौन? दर्श पूर्णमास या। उस प्रकार श्रवण भी प्रकृति कब होता? उसकी भी यदि कोई विकृति होती तो, किंतु श्रवण की विकृति कोई नहीं है, अर्थात श्रवण प्रकृति नहीं है। बात लग रही कि नहीं? पंक्ति देखिए, समझ आ रहे हैं भाई? ध्यान देते रहेंगे, एकाग्र रहेंगे, तब समझ में आएगा सब। ठीक है, चलिए। प्रकृते तु श्रवणम न कस्यचित् प्रकृति। ये न मतलब क्या? ये न का क्या अर्थ होगा? तो लिखिए ये न शब्द का अर्थ, श्रवणस्य प्रकृति तत्वेन, प्रकृतित्वेन, श्रवणस्य प्रकृतित्वेन, ठीक है, मतलब श्रवण प्रकृति हो जाने से क्या? श्रवण प्रकृति हो जाने से मनन निधिध्यासन यो हो, मनन और निधिध्यासन का तत्रापि अनुष्ठान, तत्रापि, तत्रापि, शाबाश, तत्रापि का अर्थ लिखिए श्रवण विकृतिषु अपि। ये बीच वाले तत्र यत्र कुत्र ये शब्द बहुत काम के रहते हैं, ये समझ में आए तो सब ग्रंथ लग जाता है। ठीक है ना? तत्रापि मतलब श्रवण विकृतिषु अपि। ठीक है, पंक्ति पुनः देखिए, प्रकृति तो श्रवणम, प्रकृति मतलब प्रकृत प्रसंग में, अर्थात द्रष्टव्य श्रोतव्य इत्यादि प्रसंग में प्रकृति तो श्रवणम न कस्यचित् प्रकृति, कि ये न यदि प्रकृति होता तो उन मनन निधिध्यासन रूप अंग का तत्रापि, तत्रापि श्रवण की जो विकृति रहेगी उसमें, है कि नहीं? विकृति याग में अनुष्ठानम किसका? मनन निधिध्यासन यो अनुष्ठानम। मनन निधिध्यासन का अनुष्ठान हो पाता कहा? विकृति में, है कि नहीं? किंतु विकृति में अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि विकृति ही नहीं है। और विकृति नहीं इसलिए श्रवण प्रकृति भी नहीं है, और प्रकृति नहीं आता है उसका अंग मनन निधिध्यासन है, लेकिन अलग रूप से तारती शेष रूप अंग नहीं है, और वो विचार करने का फल भी नहीं है। लग गया जी? तारती शेष रूप अंग है, ऐसा विचार करना फल वाला हो जाता कब? श्रवण की कोई विकृति रहता तब। बात लग रही है कि नहीं? किंतु श्रवण की क्या नहीं है? विकृति नहीं है कि जिसमें अनुष्ठान करना है भाई, इसलिए वो अंग सिद्ध होने चाहिए, इसलिए विचार करो, तो है नहीं है। अतः श्रवण के मनन निधिध्यासन तारतीय शेष रूप अंग है, यह विचार करना कोई काम की बात नहीं है। ठीक है, पंक्ति देखिए भाई, ये न मनन निधिध्यासनयो तत्र अपि, मतलब तत्रापि श्रवण विकृतिषु अपि अनुष्ठानम अंगत्व विचार फलम भवेत। अंगत्व का, अंगत्व यामुक अंग है, ऐसा विचार का फल हो जावे, तो ऐसा है नहीं है। लगा इतना? अंगत्व विचार फलम भवेत, वाक्य आया ना, उस पर लिखते एक छोटा वाक्य, एवं मनन निधिध्यासनयोः
मनन निधिध्यासनयोः तारतीय शेषत्व विचारः तारतीय शेषत्व विचारः निष्फलः इति भावः। निष्फलः इति भावः लग गया। एवं इस प्रकार मनन निधिध्यासन में तारतीय शेषत्व का विचार करना निष्फल है। लग गई पंक्ति, आगे चलिए। तस्मात् न तारतीय शेषत्वं मनन निधिध्यासनयोः, स्पष्ट हो गया। और तस्मात् इसलिए न तारतीय शेषत्वं, तारतीय शेषत्व तारतीय अंगत्व, शेष मतलब अंग, अंगत्व नहीं है किसमें? मनन निधिध्यासन में। क्यों? तस्मात्, तस्मात् मतलब नहीं, लिखिए तस्मात् का अर्थ तारतीय अंगत्व विचारस्य, तारतीय अंगत्व विचारस्य निष्फलत्वात्, ठीक है, निष्फलत्वात्, ये तस्मात् का अर्थ हुआ। तारतीय अंगत्व का विचार करना निष्फल होने से न तारतीय शेषत्व मनन निधिध्यासन होगा। इतना फिर बोलेंगे भाई ऊपर तो आपने कहा था कि श्रवण के अंग मनन निधिध्यासन है, और आप बोल रहे हैं कि भाई तारतीय शेषत्व अंग नहीं। हाँ, तो क्या उत्तर है उसका? अंग तो है, नहीं कौन कर रहा है? श्रवण के अंग है कौन? मनन निधिध्यासन, किंतु तारतीय शेष रूप अंग नहीं है, ये कहना। ठीक है, फिर कौन है? आराध उपकार कोई करे। किंतु यथा घटाधिकार्ये मृत्पिंडाना पिंडादीनां प्रधान कारणता चक्रादीनां सहकारी कारणता इति प्राधान्य अप्राधान्य व्यपदेश। उदाहरण दिया, दृष्टांत। तथा श्रवण मनन निधिध्यासानाम अपि इति मंतव्यम। ठीक है ना, पंक्ति देखिए भाई, पहले दृष्टांत समझ लेंगे पहले। किंतु यथा घटादि कार्य, कार्य लिया कौन? घट, और उसके लिए कारण बहुत है। मृतपिंड भी कारण है, चक्रादिक भी कारण है, चक्रदंड वगैरह, किंतु मृतपिंडादिक प्रधान कारण है, मुख्य कारण है, और चक्रादिक सहकारी कारण है। लगा है कि नहीं? अतः जो प्रधान है वो अंगी, और जो अप्रधान है वो अंग। सीधी बात है, जैसे दृष्टांत में है उस प्रकार। अब प्रश्न होगा कि घटादि कार्य में मृतपिंडादिक को प्रधान कह दिया और चक्रादिक को सहकारी कह दिया। क्यों चक्रादिक प्रधान नहीं है और मृतपिंड ही प्रधान है? क्या कारण होगा? एक वाक्य लिखते उस पर भी आया ना, घटादि कार्य मृतपिंडादि नाम प्रधान कारण था, उसके आधार पर लिखिए। कार्यम प्रति उपादानस्य आश्रयतया सहभावितया च निमित्त कारणतः प्राधान्यात् इति भावः। प्राधान्यात् इति भावः। देखो भैया, कार्य के प्रति उपादान कारण आश्रय होता है। घट का आश्रय कौन है भाई? कपाल। पट का आश्रय कौन है? तंतु। तो कार्यम प्रति उपादान से आश्रयतया सहभागितया च, उसका सहभाग है उसमें, इसलिए वो प्रधान है। किसकी अपेक्षा? निमित्त कारणतः प्राधान्य। निमित्त कारण की अपेक्षा वो प्रधान है, उपादान कारण। अतः घट रूप कार्य, घटात्मक कार्य का प्रधान कारण कौन? मृतपिंड। क्यों? घट का उपादान कारण होने से। और घट के लिए अप्रधान है कौन? चक्रादिक। क्यों? उपादान कारण नहीं है, सहकारी कारण है। और जो प्रधान होता है वो अंगी, जो अप्रधान है वो अंग। ये बात सीधी बात है। चलिए
किंतु यथा घटादि कार्य मृत्पिंडादीनां प्रधान कारणता चक्रादीनां सहकारी कारणता इति प्राधान्य अप्राधान्य व्यपदेश व्यपदेश निर्देश उल्लेख, ठीक है ना। आगे चलिए। तथा श्रवण मनन निधिध्यासनानाम अपि इति मंतव्यम। तथा, तथा मतलब कैसे भाई? तथा उस प्रकार श्रवण मनन निधिध्यासन में भी मान लो, ये कह दिया, किंतु स्पष्टीकरण नहीं हुआ, इसलिए लिखिए तथा पर एक वाक्य, ठीक है, लिखिए भाई तथा पर, लिखिए तथा आया, इसका मतलब यथा जरूर है, लिखिए यथा उपादान कारणानाम प्रधान कारणत्वम निमित्तानां च अप्रधान कारणत्वम तथा एव श्रवणादित्रयेषु श्रवणस्य प्रधान कारणत्वम अर्धविराम मनन निधिध्यासनयोः तो अप्रधान कारणत्वम पूर्णविराम यदेव तयोः अप्रधानत्वम तदेव अत्र अंगत्वम विवक्षिताम इति भावः। ठीक, देखो भाई अर्थ कि यथा जिस प्रकार उपादान कारण प्रधान कारण होता है, निमित्त कारण अप्रधान कारण होता है, तथा उस प्रकार श्रवणादि तीनों में श्रवणस्य प्रधान कारणत्व, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए श्रवण क्या है? प्रधान, मुख्य है, और मुख्य जो होता है वो अंगी, अतः श्रवण अंगी हुआ। और मनन निधिध्यासन कैसे है? अप्रधान है, श्रवण के सहकारी है। कैसे सहकारी है वो आगे की पृष्ठ पर आएगा। तो मनन निधिध्यासन है तो अप्रधान कारणत्व, अप्रधान कारण है, मुख्य नहीं है, नहीं कि नहीं। और यदेव तयो अप्रधानत्वम, जो उन दोनों में अप्रधानत्व है, अप्रधान कारणत्व है, अप्रधान पना है मनन निधिध्यासन में, वही उसमें अंगत्व है। अतः मनन निधिध्यासन क्या हुए? अंग, और श्रवण क्या हुआ? चलिए तथा श्रवण मनन निधिध्यासनानाम अपि इति मंतव्यम। हो गई ये बात? आगे चलिए। सूचितम च एतत् विवरणाचार्य, यही जो बात बताई ना अभी, प्रधान जो होता है वो अंगी, अप्रधान जो होता है वो अंग, यही बात विवरणाचार्यों ने सूचित की है। साक्षात नहीं बताई हो, किंतु सूचना मिलती है। लिंग जिसको कहते हैं, मतलब आपसे आप द्योतित होता है, ठीक है ना। कभी कभी होता है कि नहीं, व्यवहार में भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, सूचित हो जाता है कुछ काम। क्या काम सूचित हो जाता है? जगन्नाथपुरी में जाना है कि नहीं, तब जाने का अधिकार बना लो, तो बताने की जरूरत नहीं कि सूत्र को याद कर लो, तो आपसे आप सूचित हो जाता है। फिर क्या करो? ब्रह्म सूत्र को याद कर लो। और कोई बात कठिन थोड़ी है, ब्रह्म सूत्र कितने छोटे छोटे। हम लोग ज्ञानेश्वरी का गाथा भी पाठ कर लेते हैं। ज्ञानेश्वरी का एक अध्याय लीजिए, 9वां अध्याय, कितने हो गए? 536। एक ओवी में 4 सूत्र बैठ जाते हैं, तो 535 ओव्या पाठ करते हम लोग, मतलब कितने सूत्र पाठ होते हैं एक अध्याय के बराबर? 2000 लगभग।
तो 2000 सूत्र एक अध्याय के बराबर है, और वह अध्याय हम लोग आसानी से सरलता से पाठ कर सकते हैं। तो सूत्र पाठ करना कोई कठिन है क्या? सब वो एक के बराबर है, इसलिए याद करनी चाहिए। लग गया अर्थ? चलो भाई, हाई कोण सांगितलं मला माहिती का? ये किसने कहा? जब मारुति बाबा आए थे ना उस दिन, उन्होंने ये बताया, बोले ब्रह्मसूत्र लोग पाठ नहीं करते, कंठस्थ नहीं करते, करने चाहिए। देखो ना भाई, वो बोले मराठीतून बोलले थे काय कि 9वां अध्याय समझ लीजिए, 9वां अध्याय ज्ञानेश्वरी कंठस्थ कर लेते, लेकिन 9वां अध्याय और एक ओवी में 4-4 सूत्र बैठ जाते, इतने छोटे छोटे सूत्र है तो भी याद नहीं करते, ऐसा उन्होंने बताया हमको। ठीक है, इसलिए हमने कहा। अब चलिए फिर आगे, सूचितम च एतत् विवरणाचार्य ही, मिल गए पंक्ति। तो सूचितम जो पद आया है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरणिका के रूप में, ननो अप्रधानत्वम एव अंगत्वम, अप्रधानत्वम एव अंगत्वम अर्धविराम, न तु तार्तीय शेषत्वम, न तो तार्तीय शेषत्वम पूर्णविराम, तच्च मनन निधिध्यासनयोः एव, मनन निधिध्यासनयोः एव अर्धविराम, न श्रवणस्य, न श्रवणस्य इत्यत्र किम विनिगमकम्, इत्यत्र किम विनिगमकम् इति आकांक्षायाम् आह सूचितम इति, सूचितम इति हो गया। देखिए भाई अर्थ, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि अप्रधानत्वम एवं अंगत्वम, जो अप्रधान है वो अंग है, अप्रधानत्वम एवं अंगत्वम, मनन निधिध्यासन अप्रधान होने के कारण अंग है, न तु तार्ती शेषत्वम, तार्ती शेष रूप अंग वो नहीं है, तच्च मनन निधिध्यासन यो एव अप्रधान रूप अंगत्व, मनन निधिध्यासन में ही है, ठीक है, किंतु श्रवण में क्यों नहीं है? न तो श्रवणस्य है कि नहीं, अप्रधान रूप अंगत्व मनन निधिध्यासन में ही है, श्रवण में नहीं है, इत्यत्र इस बात को पक्का करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, किम विनिगमकम, क्या आपके पास विनिगमना है, विनिगमक है, विनिगमना मतलब एकतर पक्षपातिनी युक्ति, विनिगमना, एक ही पक्षों को सिद्ध करने के लिए जो युक्ति दी जाती है उसको कहते हैं क्या? विनिगमना। तो कौन सी आपकी विनिगमना है, कौन सी युक्ति आपके पास कि मनन निधिध्यासन अप्रधान रूप अंग है और श्रवण नहीं है, क्यों? युक्ति बताओ। इत्यत्र किम विनिगमकम इति आकांक्षायाम, ऐसी आकांक्षा जानने की इच्छा कोई करता है तो उत्तर दे रहे सूचितम इत्यादि पंक्ति के द्वारा, ठीक है, तो वही कह रहे। तो सूचितम च एतत् विवरणाचार्य ने सूचित किया है। क्या सूचित किया है? देखो, शक्ति तात्पर्य विशिष्ट शब्दावधारणम प्रमेय अवगमम प्रति अव्यवधानेन कारणम भवति। क्यों? प्रमाणस्य प्रमेय अवगमम प्रति अव्यवधानात्। ठीक है जी, देखो एक बात तो कह रहे हैं, शक्ति तात्पर्य विशिष्ट शब्दावधारणम, शक्ति मतलब पदों की शक्ति, अमुक पद की अमुक शक्ति है, और वो शक्ति तात्पर्य विशिष्ट जो शब्दों का अवधारण, शब्दों का निश्चय अर्थात श्रवण, ठीक है, और वो क्या है भाई? प्रमेय अवगमम प्रति, प्रमेय क्या है? तो प्रमेय का अर्थ लिखिए, प्रमेय मतलब प्रमा, ठीक है, अर्धविराम, ब्रह्मानुभवम इति यावत्, ठीक है,
ब्रह्मानुभवम इति यावत। ठीक है, तो प्रमेय अवगमम प्रति, प्रमेय, प्रमेय मतलब ब्रह्मानुभव रूप प्रमा, अवगम मतलब ज्ञान, उस प्रमेय अवगम प्रमा ज्ञान के प्रति अव्यवधान कारणम, अव्यवधान से कारण है कौन? शबा शक्ति तात्पर्य विशिष्ट शब्दावधारण, ये कैसा कारण है? अव्यवधान है ना, किसके लिए? प्रमेय का ज्ञान के लिए, प्रमा ज्ञान के लिए, ब्रह्मबोध के लिए, है कि नहीं? तो प्रमेय अवगमम प्रति अव्यवधान कारणम, अव्यवधान मतलब व्यवधान से रहित, तो कौन किसका व्यवधान नहीं है बीच में? तो अव्यवधान ये जो पद आया है उस पर लिखिए एक शब्द, एक वाक्य लिखिए, अव्यवधान बराबर साक्षात इत्यर्थ। एक वाक्य लिखिए, अव्यवधान बराबर साक्षात इत्यर्थ, अर्धविराम, व्यापारम विना इति यावत, व्यापारम विना इति यावत, पूर्ण विराम, अनेन अनेन शक्ति तात्पर्य विशिष्ट, शक्ति तात्पर्य विशिष्ट शब्दावधारण लक्षणस्य, शब्दावधारण लक्षणस्य, शब्दावधारण लक्षणस्य श्रवणस्य कारणत्वं दर्शितम्, श्रवणस्य कारणत्वं दर्शितम्, अर्धविराम, अव्यवहित कारणस्य एव, अव्यवहित कारणस्य एव करणत्वात्। ठीक है, देखो अर्थ, तो प्रमेय अवगमन प्रति अव्यवधान से कारण बताया, अव्यवधान मतलब होता है साक्षात, साक्षात कारण है कौन? शक्ति तात्पर्य विशिष्ट शब्दावधारण, है कि नहीं? साक्षात कारण है मतलब क्या? व्यापारम बिना, बीच में कोई व्यापार जरूरत नहीं है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ वो दिया आपको टिप्पणी में, अनेन शक्ति तात्पर्य विशिष्ट, शक्ति तात्पर्य से विशिष्ट जो शब्द का अवधारण स्वरूप श्रवण है, शब्द का निश्चय स्वरूप श्रवण है, वो श्रवण ही कारण है, ये सिद्ध हुआ तत्व साक्षात्कार के लिए, मुख्य कारण। और जो मुख्य है, प्रधान है, उसी को कहते क्या? अंगी, फिर बाकी उसके अंग अप्रधान। तो वही अव्यवहित कारण ही करण होता है। लग गया पंक्ति? चलिए मूल में, प्रति अव्यवधानेन कारणं भवति, क्यों नियम? प्रमाणस्य प्रमेय अवगमन प्रति अव्यवधानात्, ये नियम हुआ, है कि नहीं? प्रमाण से मतलब प्रमाण, प्रमेय अवगम के प्रति अव्यवधान से कारण होता है। ठीक है जी, कौन? प्रमाण, प्रमाण कारण होता है, अव्यवधान से कारण होता है, किसके लिए? प्रमेय अवगमम प्रति, मिला? पंक्ति देखिए, प्रमाणस्य प्रमेय अवगमम, प्रमेय अवगमम के ऊपर लिखिए प्रमा, प्रमा ज्ञान, प्रमा ज्ञान के लिए प्रमाण कारण है, कैसा? अव्यवधान। ठीक है, तो प्रमाणस्य प्रमेय अवगमम प्रति अव्यवधानात् मतलब व्यापार रूप व्यवधान के बिना, अव्यवधानात्, अव्यवधानात् का अर्थ लिखिए व्यापार रूप व्यवधाना भावात, अव्यवधानात् पद आया है ना, उसका अर्थ व्यापार रूप व्यवधान अभावात, अर्थात व्यापार रूप व्यवधान का अभाव है, बीच में कोई व्यापार नहीं। अतः प्रमेय के प्रमेय अवगम प्रमा के लिए प्रमाण अव्यवधान से कारण है, साक्षात कारण है। ठीक है ना, व्यापार की कल्पना नहीं है को की है, व्यापारवत कारणम करणम, हम लोगों के ऐसा नहीं है। प्रमा के प्रति जो अव्यवहित असाधारण कारण है वही होता है क्या? करण, प्रमाण। ठीक है, प्रमाणस्य प्रमेय अवगमन प्रति अव्यवधानात्, लग गया? आगे चलिए, मनन निधिध्यासने तू, अब बात चल रही, या तक क्या सिद्ध हुआ कि श्रवण प्रधान कारण है प्रमाबोध के लिए, ब्रह्मबोध के लिए, बराबर श्रवण। अब मनन निधिध्यासन साक्षात कारण नहीं, अतः अंग, तो फिर कैसे वो सहकारी बन जाते श्रवण के लिए?
मनन निधिध्यासन, उसको अब बता रहे ग्रंथकार। मनन निधिध्यासने तू चित्तस्य प्रत्यगात्म प्रवणता संस्कार परिनिष्पन्न तदेकाग्र वृत्ति कार्य द्वारेण ब्रह्मानुभव हेतुताम प्रतिपद्येते। लग गया? देखो भाई, प्रतिपद्येते क्रियापद है, उसका कर्ता कौन होगा इस वाक्य में? कोई होगा कि नहीं होगा? होगा तो कौन होगा? शाबाश। मनन निधिध्यासने प्रतिपद्येते, प्रतीत होते हैं। क्या, किस बात के लिए प्रतीत होते हैं? तो प्रतिपद्यते के पूर्व एक शब्द आया है, ब्रह्मानुभव हेतुताम। ठीक है, तो 3 शब्दों का वाक्य क्या बनेगा फिर? मनन निधिध्यासने ब्रह्मानुभव हेतुताम प्रतिपद्यते। मनन निधिध्यासन ब्रह्मानुभव के प्रति, ब्रह्मानुभव के लिए कारण, हेतुता, हेतुताम कारणता के लिए प्रतीत होते हैं। कौन? मनन निधिध्यासन मतलब ब्रह्मानुभव के लिए कारण है कौन? मनन निधिध्यासन। किंतु श्रवण की तरह साक्षात नहीं। फिर क्या करके कारण है वो ब्रह्मानुभव के लिए मनन निधिध्यासन? वो दे रहे बीच में क्या करते? वो चित्त की एकाग्रता निर्माण कर देते हैं। कौन? मनन निधिध्यासन। साक्षात्कार तो श्रवण है, किंतु मनन निधिध्यासन क्या करते हैं? जिस चित्त में ब्रह्मानुभव होना है उस चित्त को एकाग्र बना देते हैं। तो उस कार्यरूप चित्त वृत्ति को संपादन करके वो कारण है। अतः कारण तो है लेकिन साक्षात नहीं, एकाग्रता के द्वारा कारण है। एकाग्रता रूप वृत्ति को उत्पन्न करना, उसके माध्यम से वो कारण है। वही बीच में दिया, पंक्ति को देखिए। मनन निधिध्यासन हेतु चित्तस्य, मिल गया, प्रत्यगात्म प्रवणता संस्कार। प्रत्यगात्मा, प्रत्यगात्मा मतलब अंतरात्मा, साक्षी कुटस्थ चैतन्य, उसके तरफ प्रवणता, प्रवणता संलग्नता। प्रायः हम लोगों का चित्त संलग्न, प्रवण तो रहता है किधर? अनात्म वस्तुओं में, व्यवहार में, घट पट मठ शरीर आदि 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 ये सब इधर रहता है। किंतु उन सब से हटाकर मनन निधिध्यासन क्या करता है? आत्मा की तरफ लगा देता है मन को। लग गया कि नहीं? तो प्रवणता, संलग्नता मन की किधर कराता है वो? आत्मा की तरफ, प्रत्यगात्मा की तरफ। पंक्ति देखिए, प्रत्यगात्म प्रवणता संस्कार, उस संस्कार से परिनिष्पन्न, उत्पन्न, जो उत्पन्न तद एकाग्र वृत्ति, उस तत्वाकार ब्रह्माकार जो एकाग्र वृत्ति, एकाग्र वृत्ति उत्पन्न करना ये कार्य है। इस कार्य को उत्पन्न करते हैं कौन? मनन निधिध्यासन। तो एकाग्र वृत्ति कार्य द्वारे न, इस कार्य के माध्यम से, कार्य, इस वृत्ति रूप एकाग्र वृत्ति रूप कार्य को उत्पन्न करके कारण है कौन? मनन निधिध्यासन। द्वारे न ब्रह्मानुभव हेतुताम प्रतिपद्येते। मिल गया ना? तो ये जो शब्द आया है भाई, प्रत्यगात्म प्रवणता इत्यादि, उस पर एक वाक्य लिखिए। प्रत्यगात्मनि, प्रत्यगात्मनि या प्रवणता, या प्रवणता बराबर संलग्नता, संलग्नता। आगे, तल्लक्षण यह संस्कार, तल्लक्षण यह संस्कार, अर्धविराम, तेन परिनिष्पन्ना, तेन परिनिष्पन्ना बराबर उत्पन्ना, उत्पन्ना, या तदैकाग्र लक्षणा वृत्ति, तदैकाग्र लक्षणा वृत्ति, तदेव कार्यम, तदेव कार्यम, अर्धविराम, तद्वारेण इत्यर्थः, तद्वारेण इत्यर्थः। ठीक, अर्थ को देखिए भाई। प्रत्यगात्मनि, प्रत्यगात्मा में या प्रवणता, जो प्रवणता है, संलग्नता वृत्ति की, ठीक है ना? हाँ, तल्लक्षण, तत्स्वरूप जो संस्कार,
तेन उस संस्कार से परिनिष्पन्न उत्पन्न जो तदैकाग्र वृत्ति, तदैकाग्र लक्षणा वृत्ति, उस प्रत्यगात्माकार एकाकार ब्रह्माकार जो वृत्ति है, तदेव कार्य में वृत्ति कार्य है। और इस प्रकार के इस एकाग्र वृत्ति रूप कार्य को उत्पन्न करते हैं कौन? मनन निधिध्यासन। उसके माध्यम से कारण है कौन? मनन निधिध्यासन। किसके लिए कारण है? ब्रह्मानुभव के लिए कारण है, किंतु साक्षात नहीं, वृत्ति को उत्पन्न करके। और श्रवण तो साक्षात कारण है। ठीक है जी, चलिए मूल में आइए। मनन निधिध्यासने तो चित्तस्य प्रत्यगात्म प्रवणता संस्कार परिनिष्पन्न तदेकाग्र वृत्ति कार्य द्वारेण ब्रह्मानुभव हेतुताम प्रतिपद्यते। लग गया? आगे इति शब्द का अर्थ लिखिए, इति के ऊपर लिखिए अतः। इति का अर्थ क्या है? चलिए, अतः फलम प्रति अव्यवहित कारणस्य विशिष्ट शब्दावधारणस्य अर्धविराम। आगे व्यवहिते मनन निधिध्यासने तद अंगे अंगीक्रियेते इति। हो गया? चलिए, इति अतः, इति का मतलब अतः। फलम प्रति मिला, फलम प्रति, फलम शाबाश, ब्रह्मानुभवम प्रति, फलम के ऊपर लिखिए ब्रह्मानुभवम। तो ब्रह्मानुभवम प्रति अव्यवहित कारण से, अव्यवहित कारण है कौन? विशिष्ट शब्दावधारण से, विशिष्ट शब्द का अवधारण, तत्वमसि इत्यादि शब्द के अर्थों का अवधारण है कि नहीं? तो प्रति अव्यवहित कारण से विशिष्ट शब्दावधारण से है कि नहीं? उसके ऊपर लिखिए श्रवणस्य। विशिष्ट शब्दावधारण का मतलब है श्रवण, तो उसके ऊपर लिखिए श्रवणस्य। हो गया इतना? फलम प्रति अव्यवहित कारणस्य विशिष्ट शब्दावधारणस्य, इतना लगा। श्रवणस्य, श्रवण के, विशिष्ट शब्दावधारण से मतलब श्रवणस्य, श्रवण के क्या अंग है कौन? मनन निधिध्यासन। वही करे, क्यों अंग है वो? वही पर दिया। मनन निधिध्यासन कैसे? ब्रह्मानुभव के लिए व्यवहित है, और अव्यवहित कौन है? श्रवण। अतः श्रवण के अंग बन जाते हैं कौन? मनन निधिध्यासन। सीधी बात है, लग गया? चलिए, फलम प्रति अव्यवहित कारणस्य विशिष्ट शब्दावधारणस्य अर्थश्रवणस्य व्यवहिते मनन निधिध्यासने तदंगे, तदंगे, तदंगे श्रवणांगे, तदंगे का अर्थ लिखिए श्रवणांगे, श्रवण के अंग है वो दोनों, इति अंगीक्रियते, ऐसा अंगीकार किया जाता है। हो गया ना? तो ये जो आया है भाई बीच में, फलम प्रति अव्यवहित कारणस्य विशिष्ट शब्दावधारण से आया है ना, उस पर एक वाक्य लिखेंगे। श्रवणम, श्रवणम ब्रह्मानुभवम प्रति, ब्रह्मानुभवम प्रति अव्यवहित कारणत्वात्, अव्यवहित कारणत्वात् प्रधानम भवति, प्रधानम भवति पूर्ण विराम। मनन निधिध्यासने तो, मनन निधिध्यासने तो ब्रह्मात्मैकाग्रता लक्षण, ब्रह्मात्मैकाग्रता लक्षण वृत्ति द्वारा, ब्रह्मात्मैकाग्रता लक्षण वृत्ति द्वारा व्यवहित कारणत्वात्, व्यवहित कारणत्वात् अप्रधाने भवतः, अप्रधाने भवतः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। श्रवणम ब्रह्मानुभव प्रति, श्रवण जो है वो ब्रह्मानुभव के प्रति अव्यवहित कारण होने से प्रधान है। ठीक है, और मनन निधिध्यासन तो ब्रह्मात्मैकाग्रता लक्षण, ब्रह्मात्मैक्य, ब्रह्म और आत्मा, इनकी जो एकता,
उस एकाग्रता, लक्षण एकाग्रता स्वरूप जो वृत्ति, उस वृत्ति द्वारा व्यवहित कारण है। कौन? मनन निधिध्यासन। व्यवहित कारणत्वात् अप्रधाने भवत अप्रधान है। लग गया पंक्ति? ये हो गया भाई, ठीक है। क्या करें? बस करें, बस आगे का विचार कर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं